नमस्कार साथियों, आपकी अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस मास्टर क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षा की जान है। आपने टाइटल देख ही लिया है, भारत की जनगणना 2027। इस एक्सप्लेनर में हम वो सारे पॉइंट्स कवर करेंगे जो सीधे आपके एग्जाम पेपर में छपने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अब मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, क्या आप 16वीं जनगणना के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आने वाले हर एग्जाम में इस विषय से परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न 100% पक्के हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। और हमारा टारगेट यही है कि इस क्लास के एंड तक आप इस सवाल का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हाँ में दें। आज का हमारा एजेंडा एकदम क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से, फिर इसके प्रमुख चरण देखेंगे, एम्बेसडर और शुभंकर के बारे में जानेंगे, इसका संवैधानिक ढांचा समझेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स। तो चलिए सीधे चलते हैं सेक्शन 1 पे, जनगणना 2027 के महत्वपूर्ण तथ्य और इसके करंट अफेयर्स हाइलाइट्स। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सी बात क्लियर कर लेते हैं। ये जनगणना या सेंसस आखिर है क्या? देखिए, ये हर 10 साल में होने वाली देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ लोगों की गिनती नहीं होती, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक हालत और उनके आवास का पूरा डेटा इकट्ठा किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो देश की नीतियां इसी डेटा के बेस पर बनती हैं। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों की, जिन्हें आपको सीधे अपने दिमाग में छाप लेना है। 2027 की ये जनगणना कुल मिलाकर 16वीं जनगणना है, लेकिन अगर हम आज़ाद भारत की बात करें तो ये 8वीं है। और इससे क्या चीज़ सबसे खास बनाती है? ये भारत की पहली पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना होने जा रही है। इसके साथ ही स्वतंत्र भारत में पहली बार SC और ST के अलावा अन्य जातियों का डेटा भी इसमें लिया जाएगा। और अब जरा इस अमाउंट पर ध्यान दीजिए, 11,718.24 करोड़ रुपए। जी हाँ, इतना बड़ा बजट। ये 2027 की जनगणना के लिए सरकार का अप्रूव्ड एस्टिमेट है। अब आप तो जानते ही हैं, एग्जामिनर्स को ऐसे एग्जैक्ट फिगर्स पूछने में बड़ा मजा आता है, तो इस नंबर को अच्छे से रट लीजिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जनगणना के प्रमुख चरण और इसका स्टेप बाय स्टेप क्रियान्वयन। ये पूरी इतनी बड़ी प्रक्रिया 2 मेन स्टेप्स में होगी। पहला चरण है मकान सूचीकरण और आवास गणना, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। फिर आएगा दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फेज, जनसंख्या गणना। ये फरवरी 2027 में शुरू होगा। इसमें एक रेफरेंस डेट तय की गई है, जो देश के ज्यादातर हिस्सों के लिए 1 मार्च 2027 की रात होगी। अब ये नंबर 33 क्या है? ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। जब पहले चरण में कर्मचारी आपके घर आएंगे तो वो आपसे कुल 33 स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे। ये एक बहुत ही डायरेक्ट एग्जाम फैक्ट है जिसे आपको भूलना नहीं है। अब क्योंकि ये पहली डिजिटल जनगणना है तो इसमें एक बहुत ही शानदार फीचर भी है, स्वगणना पोर्टल। वेबसाइट है census.gov.in। इसका मतलब है कि अब आप खुद इस सरकारी पोर्टल पर जाकर अपने परिवार का डेटा घर बैठे अपने आप दर्ज कर सकते हैं। है ना कमाल की बात? अब आते हैं सेक्शन 3 पर, ब्रांड एम्बेसडर और शुभंकर यानी जनगणना के प्रमुख चेहरे। क्या आप जानते हैं 2027 की जनगणना का ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सुदर्शन पटनायक जी को। आपने इनकी कमाल की सैंड आर्ट जरूर देखी होगी। ये ओडिशा के बहुत ही फेमस रेत कलाकार हैं और कला के क्षेत्र में इनके काम के लिए इन्हें 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और अगर शुभंकर या मैस्कॉट की बात करें तो वो है प्रगति और विकास। प्रगति एक महिला प्रगणक है और विकास एक पुरुष प्रगणक। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका मोटो क्या है? मोटो है जन भागीदारी से जन कल्याण। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में ये मोटो अक्सर सीधा सीधा आ जाता है, तो इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। अब बारी है सेक्शन 4 की, संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचा, यानी हमारा इंडियन पॉलिटी कनेक्शन। इसे आप अपनी पॉलिटी की चीट शीट मान सकते हैं। ध्यान से सुनिए, जनगणना कौन सा मंत्रालय कराता है? गृह मंत्रालय। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इससे जुड़ा है? अनुच्छेद 246। ये किस अनुसूची में आता है? 7वीं अनुसूची की संघ सूची में। और ये सब किस कानून के अंडर होता है? जनगणना अधिनियम 1948। बस ये 4 बातें याद रखिए और पॉलिटी के मार्क्स पक्के।
पॉलिटी से जुड़ा एक और बहुत ही क्रूशल पॉइंट है अनुच्छेद 82। ये लोकसभा सीटों के परिसीमन या डेलिमिटेशन से जुड़ा है। आपको याद होगा कि 84वें संशोधन 2001 के जरिए इसे 2026 तक रोक दिया गया था। अब कैच ये है कि जब भी आगे ये परिसीमन होगा तो उसमें इसी नई 2027 की जनगणना के एकदम फ्रेश डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अब इतिहास के पन्ने पलटते हैं सेक्शन 5 में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्टैटिक जीके। यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की पहली जनगणना कब हुई तो आंसर है 1872, लॉर्ड मेयो के टाइम पर। लेकिन अगर सवाल में नियमित या दशकीय शब्द जुड़ा हो, यानी जो हर 10 साल में होती है, तो आंसर बदल जाएगा। पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुई थी। ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर रखिएगा। स्टैटिक जीके के कुछ और शानदार फैक्ट्स। 1830 में हेनरी वॉल्टर ने एक भारतीय शहर की पहली जनगणना कराई थी, इसलिए उन्हें इसका जनक भी कहा जाता है। फिर आता है साल 1921, जिसे महान विभाजक या ग्रेट डिवाइड का साल कहते हैं। और हाँ, अगर पहली आर्थिक जनगणना पूछी जाए तो वो 1977 में हुई थी। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे एनर्जेटिक सेक्शन 6 पर, क्विक रिवीजन पॉइंट्स और रैपिड फायर फैक्ट्स। इन क्विक रिवीजन पॉइंट्स को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। हमारे वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल हैं श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। ये जनगणना 16 भाषाओं में होने वाली है। एक बड़ा एक्सेप्शन याद रखिएगा, बर्फीले इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए रेफरेंस डेट 1 मार्च नहीं बल्कि 1 अक्टूबर 2026 है। और जनगणना में मुख्य कर्मचारी उसे मानते हैं जो साल में 183 दिन से ज़्यादा काम करता है। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर और शानदार रिवीजन के बाद मेरा वही सवाल फिर से है, क्या आप अपनी अगली परीक्षा में जनगणना 2027 के सवालों में 100% स्कोर करने के लिए तैयार हैं? मुझे पूरा यकीन है कि अब आपका कॉन्फिडेंस एकदम टॉप पर होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।